सर, पिछले दिनों एकेडमिक काउंसिल की बैठक हुई जिसमें आप भी मौजूद थे। काफ़ी हंगामेदार रहा था। क्या मुख्य वजह रही थी? धीरज जी, सबसे पहले आपको और आपके व्यूअर्स को नमस्कार। देखिए, 30 नवंबर की जो एकेडमिक काउंसिल की बैठक थी, उसमें एक ऐसा मुद्दा लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन आया था जो विश्वविद्यालय के जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट्स हैं, उनमें जो लोग पढ़ाते हैं उनकी प्रमोशन से जुड़ा मुद्दा था। और जब भी कोई एडमिनिस्ट्रेशन किसी की सर्विस कंडीशंस को टच करने की कोशिश करता है तो विरोध होना स्वाभाविक है। अच्छा, टच भी करे तो कोई मामूली फेरबदल हो तो समझ में आता है। यहाँ हालत ये थी कि जो यूजीसी रेगुलेशंस 2018 के माध्यम से जो पास किया था, जो नोटिफाई किया था, जो गजट नोटिफिकेशन आया था, उससे कुछ कैटेगरीज में 2 गुने पेपर्स की रिक्वायरमेंट कर दी गई थी और कुछ एक में 1.5 गुने तक कर दी गई थी। जैसे प्रोफेसर बनने के लिए आपको 10 आर्टिकल्स की जरूरत है। अब वहां उन्होंने क्या किया, सारे विभागों को अलग अलग कैटेगरीज में बना के 3 टेबल्स बना दिया और उसमें कुछ डिपार्टमेंट्स में 10 के 15 की रिक्वायरमेंट है, कुछ में 10 की 20। मतलब उसमें क्या होगा, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ पेपर्स की रिक्वायरमेंट होगी। अब इससे सिचुएशन क्रिएट होती है 2 भयंकर सी। पहली तो ये कि डिस्क्रिमिनेशन हुआ। क्या? एक ही सर्विस कंडीशन, एक ही पे कमीशन जो 2018 में लागू हुआ, 2016 से लागू हुआ लेकिन नोटिफाई 18 में हुआ था, उस पे कमीशन में आधे से अधिक लोग जो हैं वो तो हो गए उस रेगुलेशन के बेस पे प्रमोट जो वो चल रहा था। और अब जिनका आने वाले 6 महीनों के अंदर, जो 6 महीने के बाद जिनका प्रमोशन ड्यू होना था, क्योंकि ये 1 जुलाई 2024 से लागू होना है, उनके लिए नई रेगुलेशन चाहिए। फिर आप उसमें ये कह रहे हैं कि हम सिर्फ या तो स्कोपस इंडेक्स जर्नल लेंगे या फिर यूजीसी के लिस्टेड जर्नल लेंगे और हम बाकी किसी जर्नल को मानेंगे ही नहीं। अब क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों एक साथ आगे नहीं चलती। आपने 6 महीने बाद उसको नोटिफाई करना है, मतलब 1 जुलाई से आप नोटिफाई कर रहे हैं, टाइम दिया 6 महीने का, और अब आप ये कह रहे हैं कि जो 10 आर्टिकल्स की रिक्वायरमेंट यूजीसी की तरफ से है उसकी जगह अब आप 15 आर्टिकल छाप के दिखाइए, वो भी स्कोपस इंडेक्स में। अरे, एक आर्टिकल को छापने में 1.5 2 साल लग जाते हैं। जो आम शिक्षक है, जो जिसने अपनी तैयारी कर रखी है कि अगले 2 4 6 महीने में मेरा प्रमोशन ड्यू है या मान 1 साल में ड्यू है, मान लीजिए 1 जुलाई 2024 के बाद किसी का भी प्रमोशन ड्यू है और उसको आप अचानक कहोगे नहीं, जब 15 आर्टिकल चाहिए, कितने दिन बचे आपके पास? आपके पास टोटल दिन बचे 6 महीने, और इन 6 महीनों में आप चाह रहे हैं कि 5 7 आर्टिकल्स वो स्कोपस इंडेक्स जर्नल्स में छाप ले, तो फिर तो इससे क्या होगा कि अननेसेसरी प्रेशर तो पड़ेगा ही, लेकिन ये प्रैक्टिकली संभव नहीं है। फिर जब आप किसी की सर्विस कंडीशन, प्रमोशन एक ऐसा मुद्दा है जो आपकी सैलरी से रिलेट करता है, अननेसेसरी आप लोगों को गलत मार्ग पे जाने के लिए प्रेरित करोगे। तो इस चीज को लेके हमारा विरोध था कि देखो, ये डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी है। दूसरा क्या है, टीचर का प्राइमरी काम टीचिंग है, टीचिंग के साथ साथ रिसर्च है। एक मैनेजमेंट का प्रिंसिपल होता है कैरेट एंड स्टिक। एडमिनिस्ट्रेशन को स्टिक तो दिखता है, कैरेट भी दिखना चाहिए। आपको प्रमोट ही करना है तो आप इंसेंटिव्स दीजिए, और जब आप इंसेंटिवाइज करेंगे तो फिर लोग रिसर्च के लिए प्रमोट होंगे, रिसर्च करेंगे। तो ये मेन मुद्दा था, और क्योंकि विश्वविद्यालय प्रशासन मान नहीं रहा था तो इसलिए हंगामा तो होना स्वाभाविक था। वहाँ पर प्रमोशन को लेकर भी काफ़ी हंगामा देखने को मिला। किन वजहों से प्रमोशन पे हंगामा देखने को मिला था? नहीं, मैं प्रमोशन की ही बता रहा हूँ आपको। जो ये पूरा मुद्दा है वो प्रमोशन का ही मुद्दा है। देखो, हमारे यहाँ जब यूजीसी रेगुलेशन आई तो उसमें 2 अलग अलग तरह की प्रमोशन के क्राइटेरिया थे। कॉलेजेस के लिए अलग क्राइटेरिया है, विश्वविद्यालय के डिपार्टमेंट्स के लिए अलग क्राइटेरिया है। तो विश्वविद्यालय ने जो कॉलेजेस में जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको टच नहीं किया, वो तो एज इट इज ही है, जिसमें आप जितने भी पेपर यूजीसी केयर में रिक्वायर्ड है या पीयर रिव्यूड में रिक्वायर्ड है, यूजीसी के रेगुलेशन के हिसाब से जो भी नंबर ऑफ पेपर्स रिक्वायर्ड है आप उतने पब्लिश कीजिए, पीयर रिव्यूड जर्नल में कीजिए, कॉलेजेस में चलेगा। डिपार्टमेंट में भी चल ही रहा था, लेकिन क्या हुआ, यूनिवर्सिटी अचानक से उसने कहा कि नहीं, अब आपकी पेपर की जो रिक्वायरमेंट है वो या तो यूजीसी केयर होगा या स्कोपस होगा, और उसके इम्पैक्ट फैक्टर इतना होना चाहिए। वो कई सब्जेक्ट्स में वो प्रैक्टिकली संभव नहीं था, उस उतने इम्पैक्ट फैक्टर तक पहुंचना संभव नहीं था कई एक सब्जेक्ट्स में। क्या हुआ, 10, अब जैसे किसी को सीनियर प्रोफेसर बनना है तो 15 से बढ़ा के आपने किसी एक कैटेगरी में 25 पेपर कर दिए और उन 10 पेपर को छापने के लिए टाइम दिया 6 महीने का, तो हंगामा होना ही था। और देखिए,
एनडीटीएफ का स्टैंड बहुत क्लियर है। हम टीचर के लिए हैं, टीचर से बने हैं, और टीचर के लिए जिस हद तक हमें लड़ना होगा हम लड़ेंगे। तो जब ये मीटिंग शुरू हुई एकेडमिक काउंसिल की, तो एकेडमिक काउंसिल जो एनडीटीएफ के जो एकेडमिक काउंसिल मेंबर्स हैं, हम 7-8 लोग, 8 लोग हैं वहाँ, हम 8 के 8 खड़े हो गए और हमने कहा जी हम कोई मुद्दा नहीं चलने देंगे आपका, आप सबसे पहले प्रमोशन वाले मुद्दे को ही डिस्कस कीजिए, हमें और कोई मुद्दा भी नहीं चाहिए। तो आप 0 आवर सस्पेंड कीजिए, आप बाकी सब सस्पेंड कीजिए, पहले इस मुद्दे पे डिस्कशन कीजिए। जब ये हंगामा बढ़ने लगा और वीसी साहब ने इनिशियली हमारी बातों को नहीं माना, तो फिर हम वेल की तरफ बढ़ चले। लेकिन और हमने कहा भी हम आगे आपका सदन चलने नहीं देंगे। लेकिन क्या होता है, सदन में हम 26 लोग जीत के गए हुए हैं, अलग अलग पार्टियों से हैं। मैं आपको बताऊं, उसमें सदन में भी एनडीटीएफ के अलावा जो अन्य ग्रुप थे उनका पूरा समर्थन था हमारे को। लेकिन 0 आवर हम शुरू नहीं करने देना चाहते थे, हम किसी एजेंडे को देना नहीं चाहते थे। हम चाहते थे कि पहले ये एजेंडा तय हो कि, और हम ये चाहते थे कि पूरी तरह से विड्रॉ हो। अगर ये विड्रॉ नहीं होता है तो कम से कम उस लेवल पे आ जाए जो यूजीसी रेगुलेशन 2018 के हिसाब से है। तो हंगामा तो होना ही था। जब प्रशासन कुछ चाहता है, आप कह रहे हो कि नहीं हम नहीं चाहते, तो हंगामा होना ही था। हुआ ये कि इसमें इंटेक्स से जुड़े एक साथी ने, जब हम वेल की तरफ बढ़े तो उस बीच में उन्होंने 0 आवर का क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया। इसलिए हंगामा ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि हम रोक रहे हैं, आप वहां बोलना शुरू कर रहे हैं। तो उस पूरे मुद्दे में क्या हो जाता है कि फिर डिवीजन दिखना शुरू हो जाता है। लेकिन अन्य ग्रुप के साथियों ने पूरा साथ दिया और बीच में मीटिंग एडजर्न भी हुई। इतनी हंगामा हुआ कि बीच में मीटिंग एडजर्न भी हुई। पर सबसे अच्छी चीज है, बधाई ये है कि जो शिक्षक साथी हैं, जो विश्वविद्यालय विभागों के शिक्षक साथी हैं, हमने उनकी सर्विस कंडीशंस को 95% उसी लेवल पे मेंटेन रखवाया है जिस लेवल पे यूजीसी रेगुलेशन 2018 में है। हमने ये भी कहा और ये भी इंश्योर किया कि जिनके पेपर्स पब्लिश हो गए हैं, जिनकी तैयारियां पूरी हो गई हैं, उनको अन्य हार्डशिप ना लेना पड़े, इसलिए स्पेशल प्रोविजन कराया कि 31 दिसंबर 2023 तक यदि कोई पीयर रिव्यूड जर्नल भी छपा हुआ है तो वो भी आर्टिकल मान्य होगा, और ये वहां पर मिनट्स में रिकॉर्ड हुआ है। इसके अलावा हमने एक और चीज कही कि भाई कुछ एक विषयों में यूजीसी केयर या स्कोपस इंडेक्स जनरल ही नहीं है, तब क्या होगा भाई, कैसे होगा? या मान लीजिए कोई बहुत बढ़िया जर्नल है लेकिन वो इन दोनों में लिस्टेड नहीं है, लेकिन अच्छा जर्नल है, हमारा काम अच्छा रिसर्च पेपर पब्लिश करना है, हम खाली इंडेक्स ही थोड़ी ढूंढते रहेंगे। तो यूनिवर्सिटी प्रशासन ने ये प्रोविजन भी किया कि संबंधित विभाग यदि कोई बहुत अच्छी हाई क्वालिटी का पीयर रिव्यू जर्नल है तो वो यूनिवर्सिटी को उसका नाम फॉरवर्ड करे और उसमें छपे हुए आर्टिकल्स को प्रमोशन के लिए विश्वविद्यालय बिल्कुल उसको कंसीडर करेगा। तो हमने बहुत हद तक अचीव किया है। 31 दिसंबर 23 तक जो भी आर्टिकल छपे हैं, जिस भी पीयर रिव्यू में छपे हैं, वो सब प्रमोशन के लिए मान्य होंगे। और 31 दिसंबर के बाद भी जो टोटल नंबर ऑफ पेपर्स की रिक्वायरमेंट है वो फिर वापस उसी स्तर पे हमने पहुंचा दी है जो यूजीसी ने रेकमेंड की है, और उसमें यूजीसी केयर या स्कोपस इंडेक्स जो आर्टिकल्स होंगे वो उसके बाद मान्य होंगे। तो ये बस इस पोर्शन को अगर हम थोड़ा सा एक समय के लिए साइड पर रख दे तो बाकी सारी रेगुलेशंस एज इट इज है जैसा कि यूजीसी रेगुलेशन 2018 कहता है। हाँ, एक और चीज है, ये अगर पीयर रिव्यू जर्नल अच्छा है और बहुत बढ़िया है तो संबंधित विभाग उसका नाम फॉरवर्ड करे और उसको इंक्लूड करके एक तरह से पीयर रिव्यू भी उसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा। जी, वहाँ पर एक और बात उठी थी कि ट्विनिंग एंड जॉइंट जो ड्यूल डिग्री की बात हो रही है, उसको आप कैसे देखते हैं? क्या उस पर आगे इस पर बात होनी चाहिए? नहीं, देखिए, एक शिक्षक संगठन के तौर पे विश्वविद्यालय में बहुत सारी उथल पुथल एक साथ हो रही हो तो हमें समझ में आता है कि उसमें समस्याएं क्रिएट होने की बहुत ज्यादा संभावना रहती है। अच्छा, ये हाफ हार्टेड या हाफ कुक्ड प्रोडक्ट था ये ट्विनिंग डिग्री और डुअल डिग्री, इसलिए एनडीटीएफ ने इसका पुरजोर विरोध किया। क्यों किया मैं आपको बताता हूं। एक सेमेस्टर एक बच्चा जो दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन लेता है वो एक सेमेस्टर जाके पढ़ेगा किसी दूसरे फॉरेन विश्वविद्यालय में, और वहां से 18 से लेकर 26 तक के बीच में कोई क्रेडिट अर्न करेगा और उसके बेस पे उसको ज्वाइंट डिग्री मिलेगी। मतलब दिल्ली विश्वविद्यालय की डिग्री भी होगी, उनकी डिग्री भी होगी। अब ये एक सेमेस्टर 18 से 26 क्रेडिट यानी 4 या 5 पेपर, तो मतलब सिर्फ 5 पेपर पढ़ के एक डिग्री आएगा और उस पूरे यूनिवर्सिटी का हम प्रमोशन करेंगे, वो हमें थोड़ा ठीक लगा नहीं। एक
लेकिन इससे ज्यादा सीरियस जो मुद्दा वो ये है कि विश्वविद्यालय में हर तबके का बच्चा पढ़ने आता है, गरीब से गरीब आता है, अमीर से अमीर आता है। हमने पूछा कि इसकी फंडिंग का क्या होगा, सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या होगा, कैसे डिसाइड करोगे कौन सा बच्चा फॉरेन इंस्टीट्यूट में पढ़ने जाएगा, कौन सा बच्चा नहीं जाएगा, कैसे डिसाइड करोगे कि उसकी फंडिंग का क्या होगा, जिस पर कोई संतोषजनक जवाब ना पाने के कारण हमने कहा कि हम इसको पास नहीं होने देंगे और ये पोस्टपोन कर दिया जाए। मूक और स्वयं का भी जो ऑनलाइन डिग्री लेने का बात है उस पर आप लोग क्या है? विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय में मूक और स्वयं के लिए देखो तैयार नहीं है। अच्छा। क्योंकि 4 ईयर तैयार, मैं विश्वविद्यालय के हिसाब से नहीं कह रहा हूँ, मैं जो विश्वविद्यालय के शिक्षकों के प्रतिनिधि होने के नाते कह रहा हूँ कि अभी हम उस चीज के लिए इस तरह से तैयार नहीं है, क्योंकि अभी एनईपी जो लागू हुआ है वो पूरी तरह से रोल डाउन नहीं हुआ है। उसके क्या इंपैक्ट होंगे, वर्कलोड से रिलेटेड क्या इश्यू होगा, स्टूडेंट्स को क्या मुद्दे आएंगे, वो सब अभी प्रॉपर तरीके से सेटल हुए नहीं है। फिर क्या है कि किस क्वालिटी का प्रोडक्ट स्वयं पोर्टल पे जाएगा, ठीक है। अब बच्चा गया, बच्चा जाके वहां से अब उसने कुछ भी ऑन किया और ऑन करके क्रेडिट आ गया, कहता जी आप मुझे दे दो। वहां पर 20% से 40% तक का जो कोर्स कंटेंट है वो आप मूक और स्वयं से बच्चा क्रेडिट खुद करके आ सकता है। अब अगर वो क्रेडिट वहां से करके आएगा तो एक तो वर्कलोड हमारा बड़ा फ्लक्चुएटिंग हो जाएगा, पता नहीं कौन सा सेमेस्टर में ज्यादा कौन सा सेमेस्टर में कम। दूसरा, क्वालिटी इंश्योर करना भी अपने आप में एक बड़ी समस्या है। तो फिर ये ना कि बदलाव के दौर से हम गुजर रहे हैं और बहुत बड़ा बदलाव है। एनईपी 2020 में छोटा बदलाव नहीं है, बहुत बड़ा बदलाव है। इसमें अभी जो प्रेजेंट सिस्टम है उसमें प्रैक्टिकल के एलोकेशन को लेकर के, क्रेडिट के एलोकेशन को लेकर के, लेक्चर के आवर्स को लेकर के, वैसे ही टीचरों में बड़ा असंतोष है। एक नया मुद्दा और उठा के ले आना बीच में और पूरी तैयारी के बिना, और मैं मतलब आई एम हैप्पी टू शेयर कि ये जो क्रेडिट ट्रांसफर की जो स्कीम थी स्वयं और मूक के थ्रू, इसके लिए वाइस चांसलर जी भी अग्री नहीं हुए, तो ये अच्छा है, दिस इज गुड कि वो ही अग्रीड टू आवर पॉइंट ऑफ व्यू। उन्होंने हमारी बात सुनी, वो हमारी बात से सहमत हुए और उन्होंने कहा कि नहीं इसको हम डिफर करते हैं, तो ये मुद्दा भी डिफर हो गया। एक आखिरी सवाल है कि और किन किन मुद्दों पर बातचीत हुई, क्योंकि कई अहम मुद्दे भी वहां पर उठाए गए थे। हाँ, हमारे पास एक 0 आवर ऐसा पीरियड था जहां पे हम लोग सारे मुद्दे उठा पाते हैं। देखिए, इसमें सबसे बड़ी समस्याओं में से एक समस्या दिल्ली सरकार की फंडिंग है। जिन 12 कॉलेजेस में दिल्ली सरकार की फंडिंग है, पिछले 4 साल से उस कॉलेज के टीचर्स और कर्मचारियों का जीना दुभर हो रखा है। और इतनी असंवेदनशील सरकार है दिल्ली सरकार कि जो कोरोना काल के दौर में भी उन्होंने सैलरी रोक रखी थी। 4-4 महीने, 5-5 महीने, 6-6 महीने की सैलरी रोक लेते हैं और फिर एक बार में देते हैं। फिर वो अब इस महीने सैलरी लोगों को मिल गई है, लेकिन अब ये पता नहीं अगले महीने सैलरी मिलेगी नहीं मिलेगी, फंड आएगा कि नहीं आएगा, वो नहीं आएगा। तो इन मुद्दों को एनडीटीएफ पुरजोर तरीके से, हर एकेडमिक काउंसिल का मेंबर पुरजोर तरीके से हर एकेडमिक काउंसिल में उठाता रहा है। इस बार भी हमने उठाया है और मैंने डिमांड की वाइस चांसलर साहब से बड़े हाउस में, जिसमें सबकी आम सहमति भी थी कि भाई आप कोशिश कीजिए कि इन 12 कॉलेजेस को दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर संभाल लिया जाए, ताकि ये जो समस्या है इसका परमानेंट सॉल्यूशन हो जाए। ईएल क्रेडिट करने का मुद्दा, कुछ कॉलेज के प्रिंसिपल्स अलग तरह से उस लेटर को रीड कर रहे हैं, किसी दूसरे कॉलेज के प्रिंसिपल अलग तरह से रीड कर रहे हैं। तो हमारी डिमांड थी कि एक आप कॉमन एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर बता दीजिए या लेटर लिख दीजिए, जिससे कि सभी शिक्षकों को जो कोरोना काल के लिए जो एडिशनल ईएल मिला था, कंपनसेटरी ईएल मिला था, उसका लाभ सबको मिल सके। उसके अलावा भी जो एक मुद्दा था वो था सेकवेक का। अच्छा, 1 हफ्ते का टाइम देते हैं, उसमें आपको प्रैक्टिकल भी करना है, उसमें आपको प्रैक्टिकल के अलावा कोर के पेपर के प्रैक्टिकल करने हैं, स्किल एनहांसमेंट करना है, वैक का करना है, एईसी करना है। ये सहमति बन गई थी कि एईसी और एसईसी, स्किल एनहांसमेंट और एबिलिटी एनहांसमेंट, इन दोनों कोर्सेज के प्रैक्टिकल कंपोनेंट कंटीन्यूअस मोड में होंगे अगले सेमेस्टर से। वैक पे सहमति नहीं बन पाई थी, इसको वैक कमेटी को उन्होंने रेफर किया है, अगली एकेडमिक काउंसिल में फिर उसको उठाएंगे, उस मुद्दे को खत्म करेंगे। एक और जो इंपॉर्टेंट मुद्दा था वो था कि कुछ कॉलेज के प्रिंसिपल्स हेल्थ सेंटर के कंट्रीब्यूशन के नाम पे 650 से लेके 1000 रुपए तक की डिडक्शन कर रहे थे, जबकि वो स्कीम कॉलेजेस में लागू ही नहीं है। ये इलीगल डिडक्शन थी। इसको हमने पिछले कितने स्टैंडिंग कमेटीज में उठाया, एकेडमिक काउंसिल में उठाया, पर कुछ प्रिंसिपल्स अभी भी नहीं मान रहे थे। तो हमने सख्त तरीके से कहा कि ये इलीगल डिडक्शन रुकना चाहिए, नहीं तो फिर हमें, भाई हम तो एक्टिविस्ट हैं, तो हमें मजबूरीवश अगर सड़क पर उतरना पड़ा तो उतरेंगे ही। डिडक्शन लीगल हो तो कोई समस्या नहीं है, इलीगल डिडक्शन हम कैसे एक्सेप्ट कर लेंगे। विश्वविद्यालय प्रशासन ने ये कहा कि उन प्रिंसिपल्स को हम चिट्ठी लिखेंगे और ये डिडक्शन रुकवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।